नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। भोपाल एकेडमी आपके लिए लेकर आ रही है पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, और इस पेपर को पूरा पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी और शर्मा सर की। हम दोनों 5-5 यूनिट कवर कराएंगे। तो देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या है, थोड़ा इसका डिकोडिंग करते हैं हम। आप देखें, इसमें 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट में पहली यूनिट जो है उसमें आपको जो पॉलिटिकल थिंकर, जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार, खास करके कौटिल्य और यहाँ पर शांति पर पढ़ना हमें। ठीक। दूसरा लिखा आधुनिक विचार, है ना। आधुनिक विचार में हम गांधी जी के बारे में, एम एन रॉय, अरविंद घोष, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर जी, सावरकर। यूनानी राजनीतिक विचार में देखें हम तो हम पढ़ेंगे क्या, प्लेटो और अरस्तु। इसके बाद यूरोपियन विचार फर्स्ट और सेकंड दो भागों में बटे। फर्स्ट में हम देखेंगे मैकेवेली को देखेंगे, हाब्स को देखेंगे और लॉक, रूसो। और सेकंड में देखें बेंथम हो गए, जीएस मिल हो गए, हीगल है, मार्क्स और ग्रीन। ऐसे ही आप देखें कि जो आधुनिक विचार हैं पॉलिटिकल थॉट में, तो इसमें फर्स्ट सेकंड में लेनिन, माओ और ग्रास्मी को देखेंगे। सेकंड में रॉल्स, नोजिक और जो कम्युनिटेरियन है या सामुदायिकवाद है, इसको हम देखेंगे। अब अगर मैं इसको क्रक्स में बोलूं तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक है ना। तो हमें प्राचीन ही पढ़ने हैं, हमें मध्यकाल वाले भी पढ़ने हैं, हमें आधुनिक भी पढ़ने हैं। ऐसे ही आप यहाँ देखें यूनानी राजनीतिक विचार पढ़ने हैं हमें, है ना। अब इतने जो थिंकर के नाम दिए हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, और इनके अलावा कुछ थिंकर के नाम नहीं हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आप देखें एक एक, जैसे कौटिल्य के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो क्या क्या हम देखें कौटिल्य के बारे में। तो सबसे पहले जैसे अर्थशास्त्र है, उनने राज्य के बारे में, सत्ता के बारे में, प्रशासन के बारे में, कूटनीति के बारे में। और इन्हें कहा जाता है यथार्थवादी। यथार्थवादी का मतलब रियलिस्टिक जो अप्रोच है इनकी, कि सिर्फ आदर्शवादी बातें नहीं की, इनने व्यवहार पे इसको लागू भी किया है ना। तो इस दृष्टिकोण से हमको इनको समझना है। शांति पर्व की बात करें तो महाभारत में ही धर्म, न्याय, नैतिकता पर आधारित आदर्श शासन की संकल्पना के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, जहाँ राजा प्रजा जो है, अगर इसकी हम बात करें तो दोनों के बीच जो संबंध बताए गए हैं, राजा जो है प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो ये हमारा इस तरीके से हम कौटिल्य को देखेंगे। फिर आधुनिक विचारकों की बात करें हम तो इसमें हम देखेंगे स्वतंत्रता है, आपका राष्ट्रवाद है, लोकतंत्र है, सामाजिक न्याय है, आध्यात्मिक जो नैतिक मूल्य पर आधारित जो नवीन हमारी भारतीय वैचारिक नींव है। उसके अलावा गांधी जी हैं, जयप्रकाश नारायण, तो इनके अहिंसा है, सत्य है, जन आंदोलन, जिन जिन पर इन्होंने फोकस किया है। अंबेडकर जी की बात करें तो समानता पर इन्होंने फोकस किया है, अधिकारों की चर्चा की है, संवैधानिक जो न्याय है उसको केंद्र में रखा है ना। तो जब हम फंडामेंटल राइट जो आप पढ़ते हैं वो इसी से निकले हुए हैं। आप हमारी जो प्रियम्बल को देखें वो यहाँ से निकली। फिर हम एम एन रॉय, अरविंद घोष और सावरकर को देखें तो एम एन रॉय ने क्या मानवतावाद का कॉन्सेप्ट दिया है, अरविंद घोष ने जो है राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट दिया है, और इसके अलावा सावरकर जी की बात करें हम तो राष्ट्रवाद के माध्यम से जो हमारे राजनीतिक विचार है उसकी जो है विचारों में डाइवर्सिफिकेशन, विविधता हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही हम देखेंगे कि यूनानी जो विचारक हैं उसमें हम प्लेटो और अरस्तु को पढ़ते हैं। तो इनमें आप वैसे भी जानते हैं कि तीन थिंकर हैं, सुकरात, और सुकरात के शिष्य हो गए प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हो गए अरस्तुटल। तो ये शुरुआत होगी सुकरात से, फिर प्लेटो और अरस्तु के बारे में। तो आदर्श राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। राजा शासन करे और न्याय जो सर्वोच्च मूल है, इस बात पर फोकस करते हैं कौन, प्लेटो। अरस्तु की बात करें हम तो राजनीति विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है ना। इन्होंने इसे व्यवहारिक विज्ञान माना है, और विभिन्न शासन प्रणालियों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। प्लेटो का जो दृष्टिकोण था वो एक प्रकार से आदर्शवादी था, जबकि जो अरस्तु का जो दृष्टिकोण हम देखेंगे वो कैसा है, रियलिस्टिक है या यथार्थवादी है या अनुभव पर आधारित है। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो मैकियावेली, जिनकी तुलना कौटिल्य से, चाणक्य से की जाती है ना। हाब्स, लॉक और रूसो में तो मैकियावेली जो है नैतिकता को और जो हमारा प्रशासन है, राजनीति, उसको अलग अलग रखने की बात करते हैं। उनके अनुसार शासक का मुख्य लक्ष्य राज्य की सुरक्षा और स्थिरता होना चाहिए। मतलब जो हम बात करते हैं साध्य साधन की, तो ये कहते हैं कि हमारा जो साध्य है वो पवित्र होना चाहिए, साधन हम किसी प्रकार का अपना सकते हैं। हाब्स की बात करें तो प्राकृतिक अवस्था को इन्हें सबके विरुद्ध युद्ध बताया। उन्होंने शांति के लिए शक्तिशाली संप्रभु राज्य का समर्थन किया। अगर हमें राज्य में शांति चाहिए,
हमें कैसा चाहिए, इसके लिए हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। लॉक की बात करें तो इन्होंने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, इससे संबंधित जो सिद्धांत दिए इनको देखेंगे हम। उन्होंने सीमित सरकार और जनता की सहमति पर आधारित शासन का समर्थन किया, जो वर्तमान में मोदी जी कहते हैं ना मिनिमम गवर्नेंस, है ना। तो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, तो सरकार कम रहेगी लेकिन शासन ज़्यादा रहेगा, ठीक, इसका समर्थन करते हैं लॉक। फिर रूसो की जो जनरल बिल है, सामान्य जो इच्छा है उसकी अवधारणा दी है, और इन्हें जो लोकप्रिय संप्रभुता मतलब पॉपुलर सोवर्निटी है उस पर फोकस किया है। असमानता को सामाजिक संस्थाओं की देन इन्होंने माना है, तो रूसो के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बेंथम, जेएस मिल, हीगल, मार्क्स और ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इनको डिटेल में समझाने के लिए अगर कोशिश करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसलिए दो दो लाइन में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम जेएस मिल को देखेंगे, फिर हम हीगल को देखेंगे। हीगल और कार्ल मार्क्स की विचारधारा में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है, तो दोनों कंपेयर करके हम पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन में क्या होता है कि चीज़ें हमें आसानी से याद रहती हैं, है ना। मार्क्स को देखेंगे, फिर हम जो है टीएच ग्रीन को देखेंगे। आधुनिक विचार में लेनिन, माओ और ग्रास्मी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेनिन, माओ और ग्रास्मी। ऐसे ही आप देखें आगे तो लॉजिक और सामुदायिकवाद में यूनिट 1 हमारी ये खत्म हो जाएगी। अब यूनिट 2 में अगर हम देखें, इसमें मध्यकालीन राजनीतिक विचार, चर्च और जो राज्य का संबंध है ना, दो तलवारों का जो सिद्धांत है, इसको देखेंगे। अवधारणा मुद्दे में हम सेकंड देखेंगे व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन है और वो जो पुनरुत्थान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय, जो अवधारणा है इनको यूनिट 2 में शामिल किया गया है। विचारधारा की भूमिका और परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन ने, लेनिन ने दिए, माओ ने दिए, गांधी जी ने दिए, है ना। तो इन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर यूनिट 2 में। अब आते हैं हम यूनिट 3 में। यूनिट 3 का अगर हम देखें तो तुलनात्मक राजनीति एक अनुशासन के रूप में उद्भव, मतलब जब हम एक से ज़्यादा प्रकार की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इससे फ़ायदा होता है कि कहीं पर कोई कमियां हैं और कहीं पर कोई अच्छाइयां हैं, तो दोनों को हम कंपेयर करके अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करते हैं और हमारे यहाँ जो गड़बड़ी है, हमारे यहाँ जो लूप होल्स हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसी के लिए तुलनात्मक राजनीति का जो है शुरुआत हुई। अब इसकी प्रकृति क्या है, उसका अनुभव और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये सब देखेंगे हम। अब इसके कई उपागम हैं, कई प्रकार के इसके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो है अप्रोचेस हैं, है ना, जैसे पारंपरिक, संरचनात्मक, कार्यात्मक, व्यवस्था और व्यवहारवादी। अब अलग से हमें पूरा व्यवहारवादी पढ़ना है, व्यवस्था उपागम पढ़ना, संरचनात्मक, कार्यात्मक उपागम पढ़ना है, इसके जो समर्थक थिंकर हैं उनके बारे में पढ़ना है। शासन के अंग की बात करें हम तो सरकार है हमारी, जो विधायिका इसे व्यवस्थापिका बोलते हैं, न्यायपालिका जुडिशरी है ना, इनका भी क्या है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य और उनके अंतर संबंध। राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण, मतलब पॉलिटिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ और जो पॉलिटिक्स में मॉडर्नाइजेशन हुआ उसमें हम देखेंगे। इसके अलावा राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक अभिजन, प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट हमें देखना है, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। इस पीडीएफ को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक पर भी आपको मिल जाएगी। तो डिकोड करने में क्या होगा, आसानी होगी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी यूनिट है 4। यूनिट 4 को देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान की रचना, वैचारिक आधार जिसमें खास करके प्रस्तावना, हमारे संविधान की विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान, है ना, चाहे वो समाज की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, सब में संविधान के माध्यम से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, संविधान में कौन कौन से जो है संशोधन हुए हैं। फिर पुनर्वलोकन, जो न्यायपालिका के पास पावर होती है। संरचना और प्रक्रिया में क्या देखेंगे हम, संसद देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, संसदीय व्यवस्था जो पार्लियामेंट सिस्टम है और वो कैसे काम करती है, उसकी कार्यशैली। संघवाद की बात करें हम तो संघवाद का मतलब जानते हैं, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा होता है उसे हम संघवाद बोलते हैं। तो भारत में इसके सिद्धांत और व्यवहार, मतलब एक तो थ्योरी में क्या है और एक व्यवहार में क्या चल रहा है। फिर अलग अलग राज्यों के द्वारा स्वायत्तता की मांग होती है, पृथकतावादी कई आंदोलन होते हैं, केंद्र राज्य संबंध जो है वर्तमान में चेंजेस हो रहे हैं, वर्तमान में जो पैटर्न चेंज आ रहा है, उभरते प्रतिमान।
न्यायपालिका देखेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, हाई कोर्ट देखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन देखेंगे, न्यायिक सक्रियता देखेंगे, जनहित मुकदमे और इसके अलावा न्यायिक सुधार। तो आप देखें जो हमारे एमपीपीएससी का सिविल सर्विस का सिलेबस है वो भी लगभग ऐसा ही है, ये हमारा संविधान से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आपके प्रेशर ग्रुप हैं, जनमत संचार के माध्यम, कृषक आंदोलन है, चुनाव सुधार हैं। इसके अलावा जो चुनाव के लिए लोगों में व्यवहार की प्रकृति हमें देखी जाती है, जैसे हम मतदान व्यवहार बोलते हैं, वर्ग, जाति, लिंग, पिछड़े, वंचित वर्गों, क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्र निर्माण, एकीकरण की समस्याएं। इसका मतलब है कि जो है जाति के संबंधित कौन से मुद्दे हैं, लिंग से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, पिछड़े वर्गों और दलित वर्ग से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं, ये सारा देखें हम इस यूनिट में। इसको भी थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन किया गया है जिससे आपको आसानी समझ में आ सके। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट 5। इसमें खास करके देखें लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में कैसा इसका विकास हुआ, जिसमें हम 5 चरण पढ़ते हैं, तो 5 चरण देखेंगे। और लोक प्रशासन के उपागम में हम देखेंगे निर्णय निर्माण, पर्यावरण और व्यवस्था विकास उपागम है, संगठन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, सिद्धांतों की बात करें तो हेनरी फ्यूल आते हैं, उर्वरिक आते हैं, है ना। इसके अलावा जो है FW टेलर हैं, ऐसे अलग अलग थिंकर्स हैं। संगठन के सूत्र की बात करें, हम नियम की बात करें, सूत्र है, स्टाफ है, यूनिटी ऑफ कमांड है, पद सोपान है, ग्रेनुकास ने दिया है नियंत्रण का क्षेत्र, है ना। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है। संगठन के प्रकार की बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल है। फिर इसके प्रारूप की बात करें हम तो क्या होते हैं, विभाग होते हैं, सार्वजनिक निगम है और परिषदें हैं। मुख्य कार्यपालक में हम देखेंगे तो इसके कार्य देख लेंगे, इसके प्रकार देख लेंगे, इसकी भूमिका। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा स्पेशली एक बुक लिखी गई है जिसमें जो कार्यपालक है उसके सारे गुण बताए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा इसमें डिटेल दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए है कि हम सिलेबस को समझें, बाकी जब हम पूरा पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से पढ़ने का तरीका होता है कि एक टॉपिक को हम कंप्लीट तैयार करें, है ना, उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स के बनाने के बाद उसको बार बार रिवाइज करें और उसके जो भी PYQ हैं वो देखें। PYQ के बाद कुछ संभावित जो MCQ होते हैं उनको सॉल्व करें। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि हमारी संपूर्ण तैयारी हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट देख रहे हैं आप, तो कार्मिक प्रशासन दिया गया है। इसमें खास करके भर्ती, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, अनुशासन, मनोबल, नियोजक कर्मचारी संबंध, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों के बीच जो संबंध है। नौकरशाही के सिद्धांत की बात करें, इनके प्रकार देखेंगे, नौकरशाही की भूमिका देखेंगे और खास करके देखें मैक्स वेबर ने नौकरशाही का जो मॉडल दिया है ना, उनकी आलोचना है। लोक सेवक और मंत्रियों के संबंध, खास करके जो मंत्री होते हैं और जो अधिकारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनके रिलेशन दोनों प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। लीडरशिप, निर्णय प्रक्रिया में इसकी भूमिका। संचार, भारत में विकास योजना, प्रशासन, नौकरशाही और विकास की जो है चुनौतियां, उदारीकरण का लोक प्रशासन पर प्रभाव। LPG 1991 के बाद आया है। उसके बाद जो प्रशासन में चेंजेस देख रहे हैं तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं। वित्तीय प्रशासन में क्या देखेंगे, बजट और खास करके इसमें जो लेखा परीक्षण होता है उसको देखा जाएगा। गुड गवर्नेंस की बात करें हम तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याएं, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया है, शिकायत निवारण जो संस्थाएं हैं, है ना, ऑम्बुड्समैन हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, है ना, कुछ खास करके MP के संदर्भ में जैसे हमारा 181 है, आइडियाज़ फॉर CM है ना। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे हम यूनिट 7, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विभिन्न सिद्धांत, है ना, मतलब इंटरनेशनल जो रिलेशन होंगे उसके कुछ थ्योरीज हैं, है ना, कुछ उसके कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवस्था उपागम है, खेल संचार, निर्णय निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति हित विचारधारा, है ना, इसको देखेंगे। इसमें शक्ति के तत्व हो गए, अधिग्रहण हो गया, शक्ति का उपयोग हो गया, सीमाएं हो गई, अवधारणा है, राष्ट्र हित का निर्माण, उन्नयन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा का अर्थ, भूमिका और प्रासंगिकता। ठीक है, तो ये प्रत्येक टॉपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसकी विचारधारा क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है ना। तो लगभग आप देखें हर टॉपिक के 6 से 8 डायमेंशन बनते हैं। तो अगर हम सारे डायमेंशन कवर कर लेते हैं तो क्वेश्चन कभी उससे बाहर नहीं हो सकता। शस्त्र और युद्ध देखें तो इसमें जातीय संघर्ष सहित युद्धों और उनकी संघर्षों की प्रकृति, उनके कारण, उनके प्रकार और पारंपरिक, नाभिकीय, जैव रासायनिक युद्ध, ये अलग अलग टाइप के युद्ध होते हैं। पराशरण शस्त्र स्पर्धा होती है, शस्त्र पर नियंत्रण हो गया, निशस्त्रीकरण हो गया जिसमें आपने नेम का नाम सुना होगा। विवादों को शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीति, कैसे विवादों का हम समाधान शांतिपूर्ण तरीके से कर सकें।
फिर शीत युद्ध है, गठबंधन, गुटनिरपेक्षता, शीत युद्ध का अंत और वैश्वीकरण, ये टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इसके बाद आप देखें जो हमारी 8वीं यूनिट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक अर्थशास्त्र, खास करके नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, विश्व व्यापार संगठन WTO, नव उपनिवेशवाद और निर्भरता। तो नव उपनिवेशवाद को देखेंगे हम, है ना, WTO को देखेंगे, फिर दक्षिण दक्षिण सहयोग हो गया, उत्तर दक्षिण संवाद हो गया। तो ये अलग अलग क्या है टॉपिक्स हैं। अब क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय संगठन विशेषता खास करके देखें तो लिखा सार्क, आसियान, ओपेक, है ना, OAS और G20, ये हम यहाँ देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ को देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि उद्देश्य है, लक्ष्य पढ़ना है, हमें संरचना देखना है, उसकी वर्किंग जो प्रोसीजर है उसका मूल्यांकन करना है। शांति विकास दृष्टिकोण से चार्टर जो संशोधन है, संयुक्त राष्ट्र में शक्ति संघर्ष, राजनीति, वित्तीय प्रबंधन, शांति स्थापना और इसके लिए कौन कौन से जो आपके जो अभी समय हुए समझौते हुए वो देखना है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की क्या भूमिका रही है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, है ना, युद्ध हुए हैं, सुरक्षा संबंधी जो भी आपसी सरोकार रहे हैं, है ना, मध्यस्थ की भूमिका अगर कहीं निभाई है वो देखेंगे हम। भारतीय विदेश नीति का विशिष्ट जो खास करके देखें इसकी जो है विशेषता क्या रही है, तो फॉरेन पॉलिसी पढ़नी है। ये 8 यूनिट आप देख रहे हैं ना, तो ये यूनिट हमारी 8 के बाद अब हम जो 9 और 10 यूनिट पढ़ रहे हैं, ये लास्ट की 2 यूनिट हैं, वो हैं आपकी MP। तो फर्स्ट पेपर आप पढ़ेंगे उसमें 5 यूनिट तो आपको पढ़ना ही है, 2 यूनिट और यहाँ जो पढ़ना है, तो कुल मिला के आप देखें कि 5 यूनिट और 2 यूनिट 7 यूनिट में आपका MP डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब MP का वेटेज बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट पेपर में तो हमें MP पढ़नी है, सेकंड पेपर में भी आप देखें MP मिलेगा। अब देखें मध्य प्रदेश का जो खास करके फॉर्मेशन है, राज्य पुनर्गठन है, पूछा गया मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 में हुआ, मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्धारक तत्व और विशेषताएं क्या हैं, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद उनकी कार्य भूमिका है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में दिया गया है, इसके बाद मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है ना, मध्य प्रदेश की दलगत व्यवस्था, है ना, और राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव, राजनीति और मतदान व्यवहार, है ना, ये हमें यहाँ पर देखना है। मतलब पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर MP देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आप जो लास्ट यूनिट देखेंगे 10वीं यूनिट, इसमें भी आपको MP मिलेगा। मध्य प्रदेश का प्रशासन, खास करके सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण और जो स्थानीय स्वशासन है, खास करके उसके संगठन, उसकी शक्तियाँ, है ना, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। नौकरशाही जो है और वित्त दोनों की स्वायत्तता का महत्व देखना है। मध्य प्रदेश का अगर राजनीतिक सिनेरियो देखें तो जनजाति, पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान, नक्सली समस्या से जुड़े हुए मुद्दे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, कौन कौन सी जो महिलाएं हैं उनका योगदान रहा है। और लास्ट में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की खास करके जो राजनीति है, तो मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति हमें यहाँ पर देखना है। अब इन यूनिट्स में अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड, ये टोटल हमारी 15 यूनिट हो रही हैं। 5 यूनिट फर्स्ट पेपर की हैं और सेकंड पेपर जो है उसमें हमें 10 यूनिट मिल रही हैं। अब 10 यूनिट में आप देखें तो 10 यूनिट्स में से भी हमें क्या 2 यूनिट जो है वो MP से रिलेटेड मिली, कौन सी, 9वीं और 10वीं। तो कुल मिला के आपको देखें तो 7 यूनिट जो हैं वो किसकी हैं, MP की, और बाकी जो 8 यूनिट बची वो आपको सब्जेक्ट की। तो इतना वेटेज है। भले ही आप देखें कि इसकी यूनिट्स हमें देखने में कम लग रही हैं, मार्क्स की बात करें तो यहाँ 50 क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन ये बंटवारा भी देखेंगे आप तो MP पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो जब हम इसको तैयार करेंगे तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सिलेक्शन ओरिएंटेड हम इसको तैयार करेंगे। अब भोपाल एकेडमी आप के लिए लेकर आई है कि अगर आप MPG के अकेला लेना चाह रहे हैं तो पेपर 1 के लिए भी हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जिसकी अभी वर्तमान की बात करें तो फीस कितनी, 3000 है। अगर आप अकेला सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो इसकी जो फीस है वो 5500 है। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके लिए कॉम्बो बैच है और ये है 7500 का, जिसमें पेपर 1 की, पेपर 2 की पूरी तैयारी की जाएगी और दोनों की जो है टेस्ट सीरीज इसमें साथ में इन्वॉल्व रहेगी। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि PYQ कौन कौन से रहे हैं और संभावित क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है तो कई बार हम ये नहीं समझ पाते क्या हमें छोड़ना है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, क्या पढ़ना है ये महत्वपूर्ण नहीं, क्या छोड़ना ये महत्वपूर्ण है। तो इस पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं और इसी के कारण जो है कि हम जो हमारे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो जुड़िए भोपाल एकेडमी के साथ,
मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।